बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 19 अप्रैल और पाकिस्तान में हफ्ते की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की बॉम्बशेल स्टोरी, मेगा स्टोरी आज की खैबर पख्तूनख्वा से है, जहां से एहतसाब कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सवाती बेगुनाह करार पाए हैं और सेनेटर आज़म सवाती साहब के बारे में कमेटी लिखती है कि बदले बदले हैं अंदाज हजूर आपके। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। अभी थोड़ी देर पहले ही ये मीडिया पे ब्रेक की गई है और इसका क्रेडिट जो है वो दो जर्नलिस्टों को मेरे ख्याल में मेरे सामने जो रिपोर्ट्स आई हैं, सबसे पहले इसे इमरान रियाज साहब ने रिपोर्ट किया है, उनका क्रेडिट बनता है। उसके बाद इसे अलीना शिगरी साहबा ने भी तकरीबन उसी वक्त में रिपोर्ट किया है, उनका भी क्रेडिट बनता है। दोनों के ट्वीट्स पढ़े हैं, दोनों के ट्वीट्स पर से जो हमें रिपोर्ट मिली उसको तफसीली हमने पढ़ने की कोशिश की है, एनालिसिस किया है। तो एक बात माननी पड़ेगी कि बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट लिखी है। दिस रिपोर्ट इज़ एक्चुअली ट्रीट टू रीड। आप सबको ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर इस खबर में इतना इंटरेस्ट नहीं भी है तो उसके बावजूद इस रिपोर्ट को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन और मुस्तनद अंदाज में ये काजी मोहम्मद अनवर, जो बहुत ही सीनियर वकील हैं, बहुत ही सीनियर कानूनदान भी हैं, सेनेटर रहे हैं, सितारा इम्तियाज़ हैं, आजकल के बाजारी किस्म के सितारा इम्तियाज़ नहीं बल्कि असल वाले सितारा इम्तियाज़ रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इनका बड़ा कद है। ये डिफरेंट जो बार्स के, जैसे कि पेशावर बार, डिफरेंट जो ओहदे हैं उन पर भी ये प्रेसिडेंट रहे हैं। मतलब बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड बुज़ुर्ग सियासतदान, वकील। और इमरान खान साहब को मैंने ज़ाती हैसियत में कई बार जब इनसे मुलाकात हुई उनकी, तो मैंने उनको इनका बहुत ही ज़्यादा एहतराम करते देखा है। वो काजी अनवर साहब का बहुत एहतराम करते हैं ज़ाती हैसियत में इमरान खान, और इस बात का मैं गवाह हूँ। ये रिपोर्ट काजी मोहम्मद अनवर साहब ने लिखी है और इसने जो जोल्ट्स भेजे हैं, जो झटके दिए हैं, वो लगता है कि मिनरल बिल को दिए हैं। अलीना शिगरी साहबा का ये जो ट्वीट है, ये अपने तौर पर पूरी कहानी आपके सामने उनकी ज़ुबानी रख रहा है। अलीना शिगरी ये कहती हैं कि तकरीबन मिड फरवरी में मिनरल्स का बिल जो है वो केपी के एनवायरनमेंट के अंदर घूमना शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि फिर एंड ऑफ मार्च को 26 मार्च की गालिबन वो तारीख लिख रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने इस बिल को पास कर दिया। अलीना शिगरी कहती हैं कि उसके बाद जब इस बिल को पास कर दिया और उसके मंदरजात स्पीकर ने देखे तो उसने इनकार कर दिया कि मैं इमरान खान की मर्जी के बगैर इस बिल को पास नहीं करूंगा। अलीना शिगरी के मुताबिक, और जो हम रिपोर्ट में पढ़ते हैं उसको भी कनेक्ट करें तो समझ आता है कि उसके बाद गालिबन फिर स्पीकर साहब के ऊपर ये प्रेशर आ गया बकौल अलीना शिगरी के कि आप ये बिल पास नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो डी-सीट हो सकता है बंदा अगर करप्शन साबित हो जाए या दूसरी चीज़ें, यही धमकी थी। और उसके बाद बाबर सलीम सवाती साहब जो स्पीकर है, उन्होंने खुद अकाउंटेबिलिटी कमेटी को, ये जो कमेटी है ये 3 मेंबर्स है, इसमें शाह फरमान साहब हैं, इसमें ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी हैं और इसमें काजी मोहम्मद अनवर हैं। और ये कमेटी जो है, जब हम रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि ये कमेटी सिर्फ इमरान खान साहब को रिपोर्ट करती है और ये कमेटी बनाई भी इमरान खान साहब ने थी। तो फिर बाबर सलीम सवाती साहब, जब उन पर प्रेशर डाला जाता है कि मिनरल बिल पास करो वरना फिर तुम्हारा जो है वो काम कर देंगे, ये अलीना शिगरी क्लेम करती हैं। मैं नहीं कह रहा, मेरे पे ना डाल दीजिएगा। पहले ही मेरे खिलाफ तो रेड कार्ड निकाला होता है हर वक्त, किसी ने औरत कार्ड, किसी ने रेड कार्ड। अच्छा खैर, तो अब अलीना शिगरी कह रही हैं कि उन पर जब प्रेशर डाला गया तो उन्होंने खुद कमेटी से रब्ता किया कि मेरे बारे में फैसला कीजिए, मैं गिल्टी हूं कि नहीं। तो फिर कमेटी ने गालिबन ये रिपोर्ट जारी की है। काजी मोहम्मद अनवर सीनियर मोस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड, मैं ये कहूँगा कि केपी में से इस वक्त की सारे ही मोतबर हैं, सारे ही बहुत एहतराम के काबिल हैं, लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में अगर पूरे खैबर पख्तूनख्वा सूबे में मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी आप कहें तो वो कोई शक नहीं काजी मोहम्मद अनवर साहब हैं। उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी और अब क्योंकि ये रिपोर्ट की कॉपी हमें भी मौसूल हो गई, हमने इसको जब पढ़ा है तो हम ये कह सकते हैं कि इससे बेहतर तरीके से रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। तो काजी साहब का तो मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया, अब रिपोर्ट में बताते हैं। रिपोर्ट के अंदर असल में जो इल्ज़ामात लगाए गए थे स्पीकर
खैबर पख्तूनख्वा पे, वो ये था कि उन्होंने बहुत सारे मुलाजमीन की भर्तियाँ और जो उनकी तरक्कियाँ हैं वो आउट ऑफ टर्न की हैं या उसमें वायलेशंस की हैं उसमें। और फिर किसी जगह पर असम्बली के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम हुआ था, कोई अपग्रेडेशन हुई थी, और उसका भी इल्ज़ाम था कि उसमें पैसे खाए गए या उसमें पैसे लगाए गए या बनाए गए। तो अब ये जो कमेटी है उन्होंने डिटेल इसकी इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने कहा कि ये जितने भी लोगों को तरक्कियाँ मिली हैं ये तो सबको पहले तरक्कियाँ मिलती रही हैं बाबर सलीम सवाती साहब के आने से, और पिछले स्पीकर्स के ज़माने में इनको भर्ती किया गया है। इसमें बाबर सलीम सवाती का कुछ लेना देना नहीं। ये केसेस जो है ये किसी किस्म की कोई कानूनी हैसियत नहीं रखते। ये कमेटी की रिपोर्ट पढ़ के ऐसा लगता है कि ये कमेटी कह रही है कि ये बाबर सलीम सवाती साहब को टारगेट करने के लिए ये इल्ज़ामात लगाए गए। फिर कमेटी ये कहती है कि बाबर, ये जो रिपोर्ट कहती है, कमेटी कह रहा हूँ बार बार, ये रिपोर्ट जो कहती है कि बाबर सलीम सवाती साहब क्योंकि स्पीकर हैं और उन्हें स्पीकर को और सदर को, मुल्क के सदर को आपको पता है कि उनका एक इस्तेहकाक होता है, उनके ऊपर एक बार होती है कि आप उनको इस तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि स्पीकर को इन्वेस्टिगेट ये कमेटी नहीं कर सकती थी, लेकिन स्पीकर ने खुद वॉलंटियर किया। जब आज़म सवाती साहब ने उन पर इल्ज़ामात लगाए या सूबे में से दूसरे लोगों ने लगाए किसी ने, तो उन्होंने खुद ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि जो मेरी प्रोटेक्शन है मैं उसे विड्रॉ करता हूं और मैं आपके सामने अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करता हूं। प्लीज़ इन तमाम इल्ज़ामात को आप वेरीफाई कीजिए, मैं भी अपना जवाब जमा करवाता हूं, जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए उनसे भी सबूत लें और दूध का दूध पानी का पानी आवाम के सामने रखें। मैं ये कहूँगा कि बेहतरीन अप्रोच है ये बाबर सलीम सवाती साहब की कि अगर इल्ज़ामात लगे हैं तो खुले दिल से उन्होंने उसको कबूल करते हुए उसको डिफेंड करने के लिए अपने आप को कमेटी के सामने पेश किया। काजी मोहम्मद अनवर कहते हैं कि कमेटी ने थारोली इन्वेस्टिगेट किया। एक एक बंदे के बारे में काजी साहब लिखते हैं। मसलन यहाँ उन्होंने पूरी डिटेल में नादिर, मोहम्मद सरीर, फ़ख्र आलम, मोहम्मद आबिद इब्रार, मोहम्मद अयाज, सभी के बारे में उन्होंने लिखा है। हर एक के बारे में लिखा है। ये BPS 20 से 21 में गया है, ये बंदा इस वक्त भर्ती हुआ, ये इसकी प्रमोशन पहली हुई, ये दूसरी हुई, ये तीसरी हुई, और उन्होंने बाकायदा कानूनी तौर पर साबित किया है कि इसमें बाबर सलीम सवाती साहब का कुछ लेना देना नहीं है, उन पर ये इल्ज़ामात झूठे लगाए गए थे। अब ज़रा आगे चलते हैं इससे, क्योंकि मैंने अगली खबरें भी आपके सामने आपसे शेयर करनी है। ये डेवलपिंग स्टोरी है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, अभी थोड़ी देर पहले आई है। हम वीलॉग रिकॉर्ड करने लगे थे, वीलॉग तो और चीज़ों के ऊपर था, लेकिन ये स्टोरी आ गई, मुझे लगा आपके साथ ये शेयर करनी चाहिए, तो इस वजह से थोड़े लेट भी हुए हैं, फिर पढ़ा है इस रिपोर्ट को और आपसे अब शेयर कर रहे हैं। तो इसमें वो ये भी लिखते हैं आगे जाके कि आज़म सवाती, जी हाँ, उन्होंने आज़म सवाती साहब के बारे में लिखा कि जब उन्होंने इल्ज़ामात लगाए बाबर सलीम सवाती पर, तो उनसे कहा गया कि आप इन इल्ज़ामात के सबूत ले आएं और मीडिया में बातचीत ना करें। कमेटी लिखती है कि हमारे मना करने के बावजूद आज़म सवाती साहब ने मीडिया में जाकर बाबर सलीम सवाती साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन की, उन पर इल्ज़ामात लगाए। वो जो इल्ज़ामात थे वो उन्हें नहीं इस तरह मीडिया पर लगाने चाहिए थे, जब कमेटी के सामने ऑलरेडी मैटर आ चुका था और कमेटी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी। और उन्होंने ये भी कहा कि आज़म सवाती साहब जो है, वो बाबर सलीम साहब के नाम की वजह से मैं आज़म सलीम कह दिया, तो आज़म सवाती साहब जो है उनके बारे में जो काजी मोहम्मद अनवर हैं, उन्होंने एक और बहुत ही पावरफुल, मैं कहूँगा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर स्टेटमेंट लिखी है। उन्होंने कहा कि जब से आज़म सवाती साहब अटक जेल से रिहा हुए हैं, जब से वो जेल गए और उसके बाद रिहा हुए हैं, तो उनके जो ख्यालात हैं इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, मिलिट्री जर्नल्स की बात हो रही है, वर्ड इस्टेब्लिशमेंट लिखा है, उनके जो ख्यालात इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हैं वो बिल्कुल बदल गए हैं। उनके जो नज़रियात और ख्यालात हैं इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, या उनका जो मौक़िफ़ है, उनका जो स्टांस है, वर्ड स्टांस, जी हाँ, ये दुरुस्त वर्ड है जो रिपोर्ट के अंदर लिखा गया, हम अपने पास से कुछ नहीं बनाना चाहते, तो जो पहले वर्ड्स हैं वो मेरे हैं। रिपोर्ट ने एग्जैक्टली लिखा है कि आज़म सवाती साहब जब से जेल से निकले हैं, तो जेल जाने से पहले वाले आज़म सवाती और अब वाले आज़म सवाती बदल चुके हैं। आज़म सवाती साहब का स्टांस जो है, उनका जो स्टैंस है अबाउट इस्टेब्लिशमेंट, वो बदल चुका है, ये रिपोर्ट लिख रही है। ये भी एक मेगा, मैं ये कहूँगा, डिटर्मिनेशन है बाई काजी मोहम्मद अनवर साहब, और उन्होंने ये भी कहा कि उनको रोका था इल्ज़ामात लगाने से, लेकिन वो नहीं रुके। अब ये रिपोर्ट जो हम पढ़ते हैं, अपने सामने रखते हैं, और इसमें थोड़ा सा
मैं हैरान हूँ कि क्योंकि दोनों ही दूसरे मेंबरान बहुत सीनियर हैं, उनके सिग्नेचर मुझे नज़र नहीं आए। या तो फिर शायद काजी साहब अभी, क्योंकि मैं इस रिपोर्ट को बताया कि पढ़ा है लेकिन सारे इसके जो प्रोसेसेस हैं उसको समझ नहीं पाया। मेरे ख्याल में तो तीनों के दस्तखत होने चाहिए, लेकिन इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि काजी साहब ने उन दोनों को कॉन्फ्रेंस में लिया है। अब जो ब्रिगेडियर मुसद्दक साहब है, उनकी भी कोई पोजीशन इसके ऊपर पब्लिक हमारे सामने नहीं है। शाह फरमान साहब की भी कोई पोजीशन पब्लिकली हमारे सामने नहीं है। अब ये भी हमें नहीं पता कि पिछले दिनों आपको पता है खबर आई थी कि ये खबर दी गई थी, गालिबन शहजाद अकबर साहब की स्टोरी थी कि अडयाला जेल के अंदर ब्रिगेडियर मुसद्दक साहब को भी भेजा जाएगा और उनसे ये कहलवाया जाएगा कि ये बिल पास होना बहुत ज़रूरी है। आल्दो उनकी स्टोरी के बाद ब्रिगेडियर मुसद्दक साहब ने अपने आप को इस बिल से थोड़ा डिस्टेंस किया था। उन्होंने ये ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब की मंजूरी के बगैर इस बिल को पास नहीं करना चाहिए, जो कि खुशाइन बात है। लेकिन इस रिपोर्ट पर मेरे ख्याल में उनको भी अपना वाज़े मौक़िफ़ देना चाहिए, उन दोनों सीनियर लोगों को भी, क्योंकि काजी अनवर साहब उन दोनों से सीनियर हैं। उनका मौक़िफ़ आ गया और बड़ा ही जानदार, और मैं ये कहूँगा कि ये कोई सियासी किस्म की रिपोर्ट नहीं है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो मज़ा आता है। मैं कोशिश करूंगा इस व्लॉग के नीचे भी आपको जो अलीना शिगरी साहबा का ट्वीट है वो आपके लिए शेयर कर दें, जिस पर पूरी रिपोर्ट पड़ी हुई है, ताकि आप इस रिपोर्ट को पढ़ सकें। मैं यही कहूँगा कि रिपोर्ट पढ़ के जो है वो बिल्कुल आप एक दफ़ा समझते हैं कि किसी वाकई बड़े ही जानदार तरीके ने तो ये चीज़ भी क्लियर हुई कि इस सारे मामले के अंदर क्या था। बाबर सलीम सवाती साहब को हम मुबारकबाद देते हैं। बहुत कम होता है पाकिस्तान में करप्शन के इल्ज़ामात, तो कोई भी किसी पे लगा देता है। उसकी इन्वेस्टिगेशन होना, अपने आप को खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश करना और उसमें से सुरखरू होना, बाबर सलीम सवाती यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो आज़म सवाती साहब के बारे में है, और ख़बर यह है कि आज़म सवाती साहब को कोट करके ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि आज़म सवाती साहब अब फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का इंतज़ार कर रहे हैं और कहते हैं कि जो बातचीत हो रही है, यहाँ मीडिया ने तो रिपोर्ट डील कहा है, यकीनी तौर पर आज़म सवाती साहब ने डील नहीं कहा होगा, मुझे यकीन है। हमारे बुज़ुर्ग हैं, सीनियर वो एक पॉलिटिशियन है, और यहाँ पर जो मीडिया लिख रहा है वो लिख रहा है कोई डील हो रही है, इनकी अकल चली गई है, बाकायदा बातचीत के लिए आरिफ अलवी साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ। मतलब वो भी कह रहे हैं कि कोई डील नहीं, शायद बातचीत, कोई डील हो रही है, इनकी अकल चली गई है, ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उनकी बात। आज़म सवाती साहब का बड़ा दावा, मैं और डॉक्टर आरिफ अलवी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का आगाज़ करने जा रहे हैं। मैंने इमरान खान को कहा कि डॉक्टर आरिफ अलवी आ रहे हैं, हो सकता है 2-3 लोग और शामिल कर लें। तो इमरान खान ने कहा बिल्कुल आपको बातचीत की इजाज़त है। मैंने कहा था लानतुल्लाह अल काज़िबीन, डील और बातचीत में बड़ा फ़र्क होता है। मतलब कि आज़म सवाती साहब वाज़े कह रहे हैं कि मैं बातचीत का आगाज़ करने लगा हूँ, डील नहीं। डील और बातचीत में फ़र्क होता है। वो थोड़ा सा कई दफ़ा हो जाता है, आज़म सवाती साहब ने जानबूझ के नहीं किया होगा, लेकिन जब उनके वो जो 4 पैगामात आए थे, सबसे पहले अडयाला के बाहर, जिसमें उन्होंने बाबर सलीम सवाती साहब को भी रगेदा था करप्शन के ऊपर, जिसमें से आज वो सुरखरू हो गए, और उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि मैं बात करने जा रहा हूँ और इमरान खान साहब ने मुझे बात करने के लिए कहा है। फिर दूसरा उन्होंने कुरान करीम के ऊपर हाथ रख के एक हल्फ देते हुए मैसेज रिकॉर्ड कराया था। तीसरा उन्होंने काले पीले चैनल के थ्रू एक मैसेज दिया था। चौथा उन्होंने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम के ऊपर बैठ के बात की थी। उन तमाम बातों में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था, जो एक्सप्रेशन था, वो कंफ्यूज कर रहा था सबको। सवाती साहब के बात हो रही है कि डील हो रही है। फिर इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से कहा कि मैंने किसी को बात करने के लिए नहीं कहा, खुद लोगों ने कहा हमने बात करनी, तो मैंने कहा आप लोग कर लें, मुझे इन पर एतबार नहीं है। और यही खबर सीनियर जर्नलिस्टों ने भी ब्रेक की कि सवाती साहब ने इजाज़त मांगी, इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे इन पर कोई एतबार नहीं है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप लोगों ने बात करनी है तो शौक से करें। तो ये सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन मौजूद है। सवाती साहब आपकी स्टेटमेंट्स में भी, जर्नलिस्टों की खबर में भी, और जाहिर है जब इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया तो फिर उनकी क्लैरिटी की वजह से आपकी स्टेटमेंट्स और ज़्यादा थोड़ी कंफ्यूजिंग हो गई। तो ये अब मामला आता है। अब देखते हैं ये मामला किस तरफ चलता है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज अहमद नौरानी साहब की जो वालिदा हैं, जिनके 2 बेटे अगवा किए हुए हैं, वो पेश हुई।
اور ادھر ایک نیا ہی چرچا یہ تھا کہ عدالت نے پچھلی دفعہ آرڈر دیے تھے کہ احمد نورانی کے بھائیوں کی گمشدگی کی ایف آئی آر درج کی جائے. ایف آئی آر درج کر دی, تقریباً 1 مہینہ ہونے والا ہے ان کو اغوا ہوئے. اب ایف آئی آر درج کر دی گئی, لیکن ایف آئی آر درج کر کے سیل کر دی گئی تاکہ کسی کو اس کی کاپی نہ ملے. اب یہ کیوں کی گئی یہ آپ کو ہم بتاتے ہیں, کیونکہ ایف آئی آر کی کاپی اگر مل جاتی تو ظاہر ہے اس پر پوری دنیا کے پھر بہت سارے ادارے, ایف بی آئی ہو یا بہت سارے ادارے حرکت میں آ سکتے ہیں, کیونکہ پھر ایک قسم کا گورنمنٹ آف پاکستان نے مان لیا کہ یہ اس کی ایف آئی آر درج ہو گئی, تو ایک ثبوت آ جاتا ہے کہ یہ لیگل پروسیس اس پر شروع ہو گیا ہے. اس لیے ایف آئی آر کی کاپی احمد نورانی کی والدہ کو نہیں دی جا رہی, جو ان کا حق ہے, فوری طور پر ملنا چاہیے انہیں جب درج ہوئی. لیکن درج کرنے کے باوجود اس کاپی کو خفیہ رکھا گیا ہے. آج عدالت میں ایف آئی آر کی کاپی لینے کے لیے, جی ہاں آپ درست سن رہے ہیں, کوئی اپنے بیٹے جو ہیں وہ ان کو رہا کروانے نہیں, وہ تو نہیں کوئی بھی چھوڑ رہا, ایف آئی آر کی کاپی لینے کے لیے آج احمد نورانی کی والدہ عدالت گئیں. تو ان کو یہ بتایا گیا کہ ایس ایچ او صاحب مصروف ہیں, وہ پیش نہیں ہو سکتے. سب انسپیکٹر جو ہے وہ میرا خیال عدالت آئے اور سماعت 21 اپریل تک عدالت نے ملتوی کر دی ہے. 2 دن اور دے دیے پولیس کو کہ آپ ایف آئی آر خفیہ رکھیں, ورنہ آج ہی عدالت, یہ تو ایک بنیادی قانونی حق ہے کہ آپ ان کو ایف آئی آر کی کاپی دے دیں. اس پر سماعت ملتوی کر کے کیا کرنا تھا, لیکن عدالت اور چودھری نظام الدین اور پورا نظام ملا ہوا ہے اس سارے کام میں. ایک نہتی بوڑھی عورت کے خلاف پورا نظام مل کر جو ہے وہ اپنی پوری مائٹ کے ساتھ انہیں ہرانے کی کوشش کر رہا ہے, ان کا حوصلہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر جو ہے وہ ذوالقرنین اقبال کی ہے. انہوں نے خبر یہ دی ہے کہ اگست کے آخر تک 9 مئی کے فیصلے آ جائیں گے اور تحریک انصاف کے 80% ارکان اسمبلی, سینیٹرز اور ایم این ایز نااہل ہو کر جیلوں میں ہوں گے. ان کی جگہ ضمنی انتخابات ہوں گے اور پھر فارم 47 کا جھرلو پھرے گا, اور سب سے اہم کیس وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا ہوگا. تو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو 4 مہینے میں چیف جسٹس نے کہا ہے کہ 9 مئی کے کیسز کے فیصلے کر دیں, اب 4 مہینے میں ان سب کو کنوکٹ کر دیا جائے گا. اگست کے مہینے میں 4 مہینے غالباً پورے ہو جائیں گے, اپریل سے اگست. تو اگست کے مہینے میں یہ سب جیلوں میں چلے جائیں گے. پی ٹی آئی کی ساری قیادت کو کنوکٹ کر دیا جائے گا, نیا ضمنی الیکشن ہوگا, فارم 47 ہوگا اور ساری اسمبلی ان سے بھر جائے گی. اچھا, اب یہ ہے تو بڑی خطرناک سی بات اگر سوچیں, پر وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے سانو کی دا مطلب یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ اسمبلیوں میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے, ظاہر ہے عوام نے حق دیا, ووٹ دیا, ان کا حق ہے, بلکہ جن کو فارم 47 پر ہرایا اور جو فارم 45 پہ جیتے ان کا بھی حق ہے کہ اسمبلی میں بیٹھے اور ان کو بیٹھنا چاہیے. لیکن میں ذرا پولیٹیکل اس پہ تجزیہ کر رہا ہوں کہ اگر کسی وجہ سے ایسا ہو بھی گیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی تحریک کو نقصان پہنچے گا؟ نہیں, فائدہ پہنچے گا. اسمبلیوں میں بیٹھ کے ہم نے کون سے ایسے باجے بجا دیے ہیں جو اسمبلیوں سے باہر ہم نہیں بجا پائیں گے. اسمبلیوں کے اندر ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ کون سا ہم نے کوئی قانون سازی روک لیا یا روک سکتے ہیں, یا اندر بیٹھ کے ہم نے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں بیٹھنا چاہیے, یہ اس ٹائم ڈسکشن نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اسمبلیوں سے نکال دیا ان ممبران کو, جیلوں میں ڈال دیا, تو مجھے بتائیے کہ اس سے تحریک پہ کیا فرق پڑے گا, ماں سوائے اس کے کہ اور تحریک زور پکڑ جائے گی اور مثبت ہو جائے گی اور طاقتور ہو جائے گی. اس لیے یہ کام یہ کبھی بھی نہیں کریں گے, میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. یہ آپ کو میں بالکل پوری اپنی, ظاہر ہے باقی تو اللہ میاں مستقبل کے حال جانتے ہیں, کوئی خبر نہیں ہے میرے پاس, لیکن میرا تجزیہ ہے. جیسے آج کے دن تک اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے تقریباً سبھی تجزیے آپ کے سامنے درست ثابت ہوئے, وقت سے پہلے کیے اور ثابت ہوئے. وجہ صرف یہ ہے کہ کوئی ہمارے پاس غائب کا علم نہیں ہے. حکومت میں رہے ان سب لوگوں کو ذاتی طور پر جانتے ہیں, جنرلز کو جانتے ہیں, ان کا سوچنے کا انداز جانتے ہیں, پاکستان کے اندر اخلاقی پستی کتنی ہے اس کو جانتے ہیں, تو اس وجہ سے انالیسس کرتے ہیں جو کہ اکثر درست نکلتا ہے. تو ابھی دوبارہ انالیسس ہے کہ کچھ نہیں کہا جائے گا ان ممبرز کو, یہ ساری ماحول بنایا جائے گا, کچھ نہیں ان مقدموں کے اندر سے کیا جائے گا. اور اگر کر دیا گیا, یہ اگر جو ہے وہ 1% بھی نہیں ہے, لیکن میں تجزیے کے طور پہ کہہ رہا ہوں, تو اس سے تحریک انصاف کو, عمران خان کو, عوام کو فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. خبریں اور بھی تھیں لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.